नमस्कार, आप सभी को WK में स्वागत है। जैसा कि कल हमने कहे थे कि कल से मतलब आज के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन BPSC का सोल्व करेंगे। आज हम लोग BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। BPSC का अगर प्रीलिम पास करना है तो BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन प्री का बहुत अच्छा से बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग 38 BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उस समय 100 क्वेश्चन ही होता था। उसमें बिहार और झारखंड एक था, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर बिहार होगा, लेकिन अब झारखंड में भी चला गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा बात है कि उस समय ऑप्शन भी 4 ही होता था, तो इसमें भी ऑप्शन हम 4 ही रखे हैं और अब तो ऑप्शन 5 होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन भारत की कला गंधार शैली निम्न में से फली फूली। मतलब जो गंधार कला था, कब इसका विकास हुआ, किसके काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो पहला ऑप्शन है कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय में। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने गुप्तों के समय में, अकबर के समय में या मौर्यों के समय में। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में दिया हुआ है कि अकबर, तो अकबर तो मिडिएवल के हैं, तो इन्हें हम काट देंगे। बचा 3 ऑप्शन। गुप्त और मौर्य जो था वो ज़्यादातर बिहार का क्षेत्र में था, तो इसे भी अगर दिमाग से थोड़ा करें तो कट जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए कुषाण। ठीक है, ये इंडो और ग्रीक से मिलकर बना हुआ है। जैसे इंडिया का भी कला इसमें मिला हुआ है और ग्रीक का भी। जैसे कि देखते होंगे कि आप कभी कभी कि महात्मा बुद्ध का जो बाल है वो घुंघरीला होता है, कान लंबा होता है, तो वो ग्रीक से आया है। ग्रीक का जो देवता थे उसमें दिखाया गया है कि उनका बाल घुंघरीला होता है, कान लंबा होता है, तो वहीं से वो आया है। ठीक है, इसमें बोधिसत्वों को दिखाया गया है बुद्ध भगवान का। और इसे गंधार में होने के कारण, गंधार का जो इसका केंद्र बिंदु होने के कारण इसे गंधार शैली भी कहते हैं। ये कुषाणों में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है आपके सामने, अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या महाराजा जय सिंह ने। यह क्वेश्चन ही बहुत इजी है, तो इसका हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इसका ऑप्शन होगा डी, महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जयपुर अभी जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, राजस्थान में है। और महाराजा जो जय सिंह थे वो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाए थे। दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, एक पांचवा था जयपुर। ठीक है, और जयपुर जो अभी है विश्व विरासत सब अथी में भी, संगठन में भी शामिल हो गया है, कर लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने या मोरारजी देसाई ने। हम लोग सब जानते हैं कि 1965 ईस्वी में इंडिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और उसी साल बहुत बड़ा अकाल आया था इंडिया में। तो उस समय फूड का क्राइसिस हो गया था, खाद्यान्न की जो कमी हो गया था, उसके कारण किसानों को मनोबल बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ये तो हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे कि गुरुदेव के नाम से जानने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसका ऑप्शन भी नहीं पढ़ना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को फर्स्ट बार जो गुरुदेव कहकर पुकारे थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, आप इनको भी लिख लीजिए। इनको राजा जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको पंजाब केसरी, पंजाब केसरी
और इन्हें तो जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, या गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में महात्मा गांधी किनको गुरुदेव कहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजनीतिक गुरु किनको मानते थे, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तथा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एमजी रनाडे को आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी मानते थे कि अपना राजनीतिक गुरु, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे अपना राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को मानते थे, तथा आध्यात्मिक गुरु भी उनको मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है भारत में आया था। ऑप्शन है आपके सामने 1926 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1939 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो आप तो सोच रहे होंगे 1927 ईस्वी होना चाहिए, 1927 ईस्वी इसमें है भी नहीं। तो एक्चुअली जो पहली बार जब साइमन कमीशन बना नवंबर 1927 ईस्वी में बना था, जो ब्रिटिश में बना था, इंग्लैंड में लंदन में बना था। इसको इसलिए बनाया गया था कि जो जेम्स फॉर्ड जो 1919 ईस्वी में था, उसका संविधानिक सुधार जो हुआ था, एक्ट बना था 1919 का, उसको सुधार करने के लिए बनाया गया था। मतलब कि भारतीय लोग को और कितना संविधान में अधिकार दिया जाए, इसमें साइमन कमीशन के उसी के लिए बनाया गया था। 1919 के संविधान जो बना था उसको देखने के लिए 1927 में बना, नवंबर में लंदन में। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, सारा ब्रिटिशर थे। ब्रिटिशर साथ होने के कारण इसका जोरदार विरोध हुआ। ये फिर फरवरी में जो था 1928 ईस्वी में बम्बई में आया। तो इसका आंसर क्या होगा? फरवरी 1928 ईस्वी में बम्बई में आया था, तो इसका आंसर होगा बम्बई में 1928 ईस्वी। पहली बार भारत में कब आया? 1928 ईस्वी में। लेकिन जब बोले कि साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ, बनाया कब गया, तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? देखिए, 1929 ईस्वी लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में बोला गया और कांग्रेस की तरफ से मांग किया गया कि हमको पूर्ण स्वराज का मांग दिया जाए। पूर्ण स्वराज का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि 1928 ईस्वी में जो मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, तो उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग किए थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का बेटा जो थे, वो मांग किए कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज दिया जाए। फिर कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों बार बार घुमाकर पूछते रहता है। और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जिसे पर अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी के सोच के अनुसार से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रखा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ष 1919 जो है किसके लिए संबंधित है इस ऑप्शन के अनुसार से? ठीक है, तो पहला तो है कलकत्ता से राजधानी बदला गया था दिल्ली के, जो है, या जालियांवाला बाग से संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित है, या खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। तो ये जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये 1911 में इसका प्रोसेस शुरू हुआ था, ये 1912 में वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में। तो ये तो होगा नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड को अभी रहने देते हैं। इसका हम जानते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन की उस समय वायसराय था। ठीक है,
और इस समय जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? जो तुर्की जो थे, तुर्की का जो ये था खलीफा था, उस समय मतलब ब्रिटिश प्रथम युद्ध लड़ा था वर्ल्ड वार का, और उसमें जो विजेता वाला राष्ट्र था उसमें ब्रिटिश भी था। वो पड़तालित करना चाहता था तुर्की को, इसके लिए वहाँ यहाँ का जो मुस्लिम था वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, ब्रिटिश से गुस्सा हो गया। तो उसी लिए महात्मा गांधी की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के सपोर्ट में आए महात्मा गांधी, और खिलाफत आंदोलन हुआ इंडिया में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें होगा तो जालियांवाला बाग, जानते हैं कि फेमस है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, इसका तो डेट भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत बड़ा त्रासदी था इंडिया के लिए। जिसमें जनरल डायर एक अधिकारी था, वो निहत्थे पर गोली चलाने के लिए छोड़ दिया था, और बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तो वंदे मातरम का रचनाकार कौन थे? ठीक है, वंदे मातरम तो हम लोग बचपन से याद करते हैं। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन सिंपल है, अभी भी बीपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी का अभी तक पैटर्न नहीं बदला है, न सिलेबस बदला है, तो वही सिलेबस है, तो क्वेश्चन भी अभी भी ऐसा ही आता है। तो आप सोचिएगा कि हल्का हल्का नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है हमेशा। ठीक है, चेंज हुआ है जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और ज्योग्राफी में होता है और करंट अफेयर में। हिस्ट्री वैसा का वैसा ही है अभी तक बीपीएससी का। तो इसमें जो है बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं। इसको तो ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी अपना एक आनंद मठ एक पुस्तक लिखे थे, उसी पुस्तक में एक वंदे वंदे मातरम जो है श्लोक था, तो उसको आज राष्ट्रीय गीत भी का भी दर्जा मिल गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब समील मुल्ला ने, लियाकत अली खान ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो हम लोग जहाँ के जानते हैं कि पाकिस्तान राज्य का निर्माता जो था वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। मोहम्मद अली जिन्ना है इसका आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान को बनाए जाने का मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया था। और आगा खां असलीमुल्लाह ने इत्यादि ने मुस्लिम लीग का निर्माण किया था, जो मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसमें जैसा कि ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1852 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1870 ईस्वी, या 1885 ईस्वी। हम लोग इसको बहुत अच्छा से जानते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। इसका आंसर होगा डी। इसका जो अध्यक्ष थे पहला, बोमेश चंद्र बनर्जी थे, मतलब कि WC बनर्जी। इसका जो रचयिता था, निर्माण करने वाला था, एक ब्रिटिशर था, एक सिविल सर्विस रिटायर ऑफिसर था। आप सोचिएगा कि ब्रिटिशर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों करेगा? वो इसलिए किया था ताकि जो यहाँ के जो एलीट वर्ग है, एलीट वर्ग मतलब अभिजात वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, ताकि खुश रहे और हम भारत को और ज़्यादा से ज़्यादा उधर शोषण कर सके। मतलब इधर जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें बिजी रहे और हम उधर शोषण करते रहे। ठीक है, मतलब इस होम ने तो इसका अथी किया था, रचयिता। पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। पहला के तो WC बनर्जी थे, दूसरा के थे दादा भाई नौरोजी, और तीसरा जो मद्रास वाला हुआ था जिसका थे बहरुद्दीन देव जी। ठीक है, चलिए इसको अगला
पढ़ते हैं। तो कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो हम लोग इसमें है ऑप्शन में जैसे हैं अब्दुल गफ्फार खान है कि अब्दुल कलाम आज़ाद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 ईस्वी में, तो सभी क्षेत्र में हुआ था, ऐसा न कि सिर्फ गुजरात में हुआ था। भारत के हर कोने कोने में लगभग लगभग सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसी तरीका से भारत में जो भारत था, जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र था, उसमें भी सबने अवज्ञा आंदोलन फैला। उसका जो मेन जो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उनको लाल कुर्ती वाले के भी नाम से जाना जाता है, ये भी बीपीएससी पूछा है। लाल कुर्ती के नाम से किनको जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किनको नाम से किसको जानते हैं? तो उन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती इसलिए उनको बोला जाता था क्योंकि जो वो सेनानी लोग थे, उनके संगठन जो था, उसमें जो नेता लोग थे, वो सारे लाल कपड़ा, लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए उनको लाल कुर्ती वाले भी बोलते थे। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो इसमें ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में, कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। 1992 ईस्वी में, सॉरी 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में अपना वो राजधानी बनाया था। उस समय यहाँ का जो कार्नवालिस था, जो राज्य कर रहा था, मतलब कंपनी के तरफ से जो अधिकारी था कार्नवालिस था, लॉर्ड कार्नवालिस था। ठीक है। और 1799 ईस्वी में चतुर्थ जो था, चौथा फोर्थ जो हिस्सा था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। और जो सत, अ, बा- दूसरा था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें हैदर अली का मृत्यु हुआ था। तो याद रखिएगा, दूसरा में बाबूजी का उसका मृत्यु हुआ था दूसरा आंग्ल युद्ध में, और तीसरा मैसूर आंग्ल युद्ध में उसका, टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। ठीक है। टीपू सुल्तान जो है एक बहुत योग्य व्यक्ति था। वो फ्रांस से अपने नेता को, अपने सेना को, और अपने जो बड़े बड़े अधिकारी था उसको फ्रांस से मदद लिया था। क्या क्या चीज़ के लिए? परीक्षण करने के लिए। ये भी याद रखना है। तो कौन थे वो? टीपू सुल्तान था। ठीक है। टीपू सुल्तान एक उदारवादी भी नेता था। समझिए कि वो मंदिर निर्माण करने के लिए भी मुस्लिम होके पैसा दिया था, ऐसा माना जाता है, दिया भी था। तो वो अपने आप में वो बहुत रूढ़िवादी था, लेकिन जो काम करता था वो एक सामाजिक काम में अच्छा था। तो दूसरा अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का यहाँ का सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? देखिए 1857 का जब क्रांति हुआ, वो बहुत बड़ा एक क्रांति था, जिसमें ब्रिटिश जो कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी, वो उसका तितर बितर करने का प्लान हो गया था। अगर अभिजात लोग यहाँ का साथ दे देता और पूरा तरह से साथ मिलता, तो इंडिया लगभग लगभग उस समय आज़ादी के कगार पर आ जाता। और उससे जो 1947 में मिला था, उससे बहुत पहले आज़ादी मिल जाता। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें साथ नहीं दिए। ठीक है, खास करके पढ़ा लिखा लोग। तो इसके कारण ऐसे हुआ। तो ये 1857 का जो क्रांति हुआ, उसके बाद ब्रिटिश जो कंपनी रूल कर रही थी, ब्रिटिश जो कंपनी जो रूल कर रहा था, ब्रिटिश जो कंपनी रूल कर रहा था, उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो कंपनी से वहाँ का क्राउन हाथ में अपना ले लिया कब्जा। ठीक है, मतलब बाद 1858 से कौन इस पर शासन इंडिया पर करने लगा? डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करने लगा। फिर ब्रिटिश कंपनी पहले उसके करता था, उसके बाद ब्रिटिश खुद ही शासन करने लगा। ठीक। और उसी समय यहाँ का जो जनरल होता था, उसको वायसराय नाम दिया गया, वायसराय भी बोलने लगा। ठीक है। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन ने महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि देने का लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ये भी याद रखना। और कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। और किसने? लॉर्ड लिंटन ने। ठीक। तो सीन, अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, एक क्वेश्चन है। सीन नदी
किस नगर से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है आपके पास लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से। ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करेंगे 38वीं का, और कल जो है और अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लंबा वीडियो होने पर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पेरिस नदी जो है सीन पेरिस नगर जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, रोम है जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन है जो टेम्स। ऐसे भी हम लोग जानते थे कि अंग्रेज लोग कहता था कि ना तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के लिए मतलब इंग्लैंड के लिए कभी भी जो सन है अस्त नहीं होता, सूरज कभी अस्त नहीं होता है, तथा जो ब्रिटिश कहता था कि इंडिया से जो चूसा जाता है गंगा नदी से, वो कहाँ पर निकाला जाता है? टेम्स नदी के किनारे। तो लंदन तो प्रॉपर पता है कि ये टेम्स नदी के किनारे है। अब फ्रैंकफर्ट जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल स्थित है चीन में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिणी अमेरिका में। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो है अफ्रीका में। तो ये तो इसका तो होगा नहीं, एक काट देते हैं। ग्रेट विक्टोरिया जो है मरुस्थल, वो है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी नहीं होगा। दक्षिणी अमेरिका में है जो अटाकामा है, चिली में है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए मंगोलिया है आपका, और ये है आपका चीन। इसके बीच में क्या है? गोबी डिजर्ट है, गोबी मरुस्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोबी, याद रखिएगा। ठीक, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो भूमध्य सागर को ही हम लोग देखिए, ये स्वेज नहर 1869 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ये एक मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल या मैन मेड उसे कहते हैं जो आदमी के द्वारा निर्माण हो, नेचुरल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा निर्माण होते हैं। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल है, स्वेज नहर है। यहाँ पे आपका लाल सागर है, यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी को ही भूमध्य सागर हिंदी में बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले तो जो था ब्रिटिश पूरा घूम कर आता था अफ्रीका को, तो उसे ज़्यादा दूरी पड़ता था। इसको बना देने से करीब करीब 7,000 किलोमीटर कम दूरी पड़ने लगा था ब्रिटिशर को। ब्रिटिशर लोग तब तक कोई काम नहीं करता था जब तक उसको कोई फायदा न हो, इतना ही बात को समझना है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति अधिकांश बसी हुई है, कहाँ पे बसा हुआ है भाई? हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा तो थे, अभी जो है तत्कालीन राज जो है गुजरात के, सॉरी, झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य के थे बिरसा मुंडा। 1893 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक वो वहाँ पर मुंडा जो जनजाति था, क्या किया था? विद्रोह किया था ब्रिटिश लोग का। इसलिए विरोध किया था क्योंकि वहाँ का जो अपना जैसे कि वो खेती करता था, उसमें नियम बदलाव हुआ था। ब्रिटिश लोग अपना फायदा के लिए बदलाव किया था, इसके लिए लड़ाई हुआ था। 1900 ईस्वी तक जो थे बिरसा मुंडा और ज़्यादा उस मतलब विद्रोह को फैलाने में राजनीतिक भाग निभाए थे। तो अभी तो तत्कालीन इसका आंसर होना चाहिए था झारखंड, लेकिन उस समय जो जब का एक क्वेश्चन है उस समय बिहार में ही झारखंड था, इसलिए बिहार होगा। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अभी जो है वर्तमान में झारखंड राज्य में ये रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो निम्नलिखित भारतीय राज्य में लॉ अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है भाई जिसमें लॉ अयस्क नहीं है? तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया का बॉटम पार्ट है, तो यहाँ का हम लोग देखते हैं कि जो इधर जो क्षेत्र है खनिज का ही क्षेत्र है। ठीक है, इधर वाले भी, क्योंकि ये सारे जो है डेक्कन प्लेटू से बना हुआ है। जो समझिए कि प्लेटू होता है उसी में मतलब पठार जो होता है उसी में खनिज ज़्यादा तक पाया जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है इंडिया का, जो हम लोग जानते हैं गंगा का किनारे का क्षेत्र है, हिमालय का किनारे का क्षेत्र है, वो उपजाऊ खेती का मतलब क्षेत्र होता है।
तो मतलब जो भी खनिज होना चाहिए इस क्षेत्र में होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन राज्य है। पहला तो बिहार है, तो बिहार भी यहाँ है। बिहार झारखंड पहले एक ही में था। तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश यहाँ मान लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में भी यहाँ, सॉरी यहाँ पर उड़ीसा है। और यहाँ पे पंजाब, तो पंजाब तो बहुत ऊपर है, यहाँ पर है जाकर। तो देखिए, ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य भी है, मतलब अपना स्टेट है, तो इसे हम बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। कहाँ डी होगा इसका आंसर, मतलब पंजाब होगा। तो लौ एस कहाँ नहीं पाया जाता है? डी, पंजाब में, क्योंकि एक कृषि उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान का है। देखिए, पृथ्वी जैसा हम लोग देखते हैं ग्लोब पर, वैसा पृथ्वी गोल तो पूरा है नहीं, पृथ्वी चपटा है। ठीक है, तो जहाँ पे चपटा रहेगा पृथ्वी, वहाँ पे ज़्यादा नज़दीक होगा ध्रुव से। ठीक है, केंद्र से ध्रुव के। और जहाँ पे उभरा हुआ होगा केंद्र से, वहाँ पे गाढ़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो बोला है कि केंद्र से, तो इसमें ध्रुव कौन सा है? तो एक उत्तरी ध्रुव है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जहाँ पे उभार होने के कारण पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी होगी, और जहाँ पे चपटी होगी जिसके कारण पृथ्वी के दूरी न्यूनतम होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप जो टापू है वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप इंडिया का ही पार्ट है, एक यूनियन टेरेटरी है, तो वो कहाँ पर है ये हम लोग देखते हैं। ये अपना भारत है। ठीक, प्यारा भारत है। तो इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट, इधर हो गया, चलिए ऐसे करते हैं पहले, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया, ये हो गया वेस्ट। इधर नॉर्थ ईस्ट मान लें, इधर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट। तो आप बताइए कि ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, लक्षद्वीप टापू जो है अरब सागर में अवस्थित है। अरब सागर हिंद महासागर का ही पार्ट है। सागर जो होता है महासागर का छोटा पार्ट होता है, मतलब महासागर बड़ा होता है तो सागर उसी का पार्ट है। अरब सागर भी भाग है किसका? हिंद महासागर का है, इंडियन ओशियन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि ओजोन परत बताता है। आपका ओजोन परत क्या बताता है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका का वायुमंडल उपस्थिति, शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज को, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर के नीचे की परत को, या पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडल परत को। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि वायुमंडल का परत को 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर का चीज़ है। ओजोन परत क्या काम करता है, क्या मदद करता है? ओजोन परत जो है O3 से निर्मित होता है। ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल जब मिलता है तो ओजोन का निर्माण होता है। अरे पराबैंगनी किरण जो है, सन जो है, इंफ्रारेड है, वो बहुत सारा उसमें खराब रे भी होता है जो बॉडी को आपको खराब कर सकता है, स्किन कैंसर ला सकता है, पेड़ जल सकता है, जानवर का बहुत सारा इससे कीड़ा मकोड़ा का भी नष्ट हो सकता है, जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, खेती के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये क्या करता है, उसको पराबैंगनी किरण को रोकता है, और पृथ्वी पर जो अच्छा किरण है, सनलाइट है, वो आता है, जो फ़ायदेमंद है, वो हम लोग को पहुंचता है। अगला इसमें और भी जान लेते हैं कि ओजोन को CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको नष्ट करने में मदद करता है। हम लोग सब जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है, लेकिन कैसे करता है ये ज़रा समझ लीजिए। ओजोन जो है O3 से बनता है। इस पर जब सनलाइट पड़ता है, सनलाइट, तो ये क्या होता है कि O2 और प्लस O में टूट जाता है, और ये जो है अपने आप में घूमते रहता है। O से O किसका, किसी को खोज में रहता है, क्योंकि O तो जब तक किसी से नहीं मिलेगा तब तक वो मतलब घूमते ही रहता है ऐसे। ये फिर से क्या होता है, जब ऑक्सीजन से मिलता है तो फिर O3 निर्माण कर लेता है। लेकिन जब CFC का मात्रा बढ़ जाता है तो ये जो O होता है, ये C से मिलकर CO का निर्माण कर लेता है, और ये ऑक्सीजन ऐसे ही रह जाता है, और फिर से जो होता है ओजोन का निर्माण वो हो नहीं पाता है।
और इस तरह से धीरे धीरे CFC का करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है और O3 का निर्माण होने नहीं देता है, जिससे ओजोन दिन पर दिन क्षरण होते रहता है। ठीक है, आज तक का इतना ही। अच्छा से पढ़िए। जय हिंद।